लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति शास्त्र के सिद्धांत का। और राजनीति शास्त्र के सिद्धांत में आज बात है न्याय की। न्याय जस्टिस का हिंदी रूपांतरण है और यह लैटिन भाषा के जस शब्द से बनता है, जिसका अर्थ जोड़ना होता है। जोड़ने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ा जाए, स्वतंत्रता को समानता के साथ जोड़ा जाए, अर्थात समन्वय की स्थापना करना न्याय का मूल उद्देश्य था। न्याय की अवधारणा का जन्म प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार न्याय की अवधारणा में परिवर्तन पाया गया। अलग अलग कालखंडों में इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित एवं देखने का काम राजनीति विज्ञान के चिंतकों के द्वारा किया गया। सबसे पहले अगर बात किया जाता है कि प्राचीन यूनान में न्याय कैसा था, तो आपको मालूम होगा कि प्राचीन यूनान में आदर्शवाद है और आदर्शवाद से पहले व्यक्तिवाद है। तो एक तो आदर्शवाद के विचारधारा के अनुकूल हुआ और दूसरा जब आदर्शवाद नहीं था, माने प्लेटो से पूर्व प्राचीन यूनान में न्याय का एक सोफिस्ट वर्गीय सिद्धांत प्रचलन में था, जिसे वास्तव में व्यक्तिवादी अवधारणा के रूप में देखा जाता है। यह व्यक्तिवादी अवधारणा सोफिस्ट के रूप में इसलिए देखा गया क्योंकि वहाँ पर तत्कालीन परिस्थिति में न्याय को पूंजीवादी दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया जाता था। अगर देखा जाए तो सिफालस के द्वारा, पोलेमार्कस के द्वारा, थ्रेसिमेकस और ग्लाकन के द्वारा प्लेटो से पहले न्याय को देखने का प्रयास किया गया। सिफालस के द्वारा कहा गया कि सत्य बोलना और कर्ज को चुकता करना न्याय है। सत्य बोलना और कर्ज को चुकता करना न्याय है। यह पूंजीवाद पर आधारित था। प्लेटो ने हालांकि इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सत्य बोलना और कर्ज चुकता करना सही भी होगा, लेकिन यह हर समय सही होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा पोलेमार्कस के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार ही न्याय कहलाता है। माने शत्रु के साथ शत्रुता का बर्ताव करना और मित्र के साथ मित्रता का बर्ताव करना न्याय होगा, ऐसी बात कहा गया। माने जैसे को तैसे का सिद्धांत के अंतर्गत इसे न्याय मानने की बात आई थी। तो यह धारणा पोलेमार्कस के द्वारा दिया गया। थ्रेसिमेकस ने कहा था कि न्याय शक्तिशाली का हित है, और ग्लाकन के द्वारा कहा गया कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, या न्याय भय की संतान है, या न्याय समझौते की वस्तु है। यह बात ग्लाकन के द्वारा बतलाया गया। इन सब चारों न्याय के जो सिद्धांत हैं वो प्लेटो के पूर्वगामी न्याय के सिद्धांत हैं। प्लेटो ने न्याय के इस सिद्धांत को खंडित किया, आलोचना की, और आलोचना के पश्चात न्याय का अपना एक सिद्धांत दिया। और इनके द्वारा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने निश्चित स्थान पर निश्चित कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय कहलाता है। अर्थात
प्लेटो का न्याय कार्य विशेषीकरण और अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित रहा। प्लेटो ने न्याय को मन के प्रवृत्ति या अंतर्मन के वस्तु के रूप में भी रेखांकित करके लोगों को समझाने का प्रयास किया। यह न्याय के इनके एक नैतिकतावादी व्याख्या थी। इसलिए प्लेटो के द्वारा न्याय का प्रयोग किन अर्थों में किया गया, तो कानूनी अर्थ में न्याय का प्रयोग न करके इनके द्वारा न्याय का प्रयोग नैतिक अर्थ में किया गया, यह साफ साफ देखा जाता है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि अरस्तु ने न्याय को किस रूप में देखा। अरस्तु ने न्याय को कहा कि न्याय यह सद्गुणों के अभिव्यक्ति कहलाती है। न्याय सद्गुण के अभिव्यक्ति को न्याय कहते हैं। इनके द्वारा पूर्ण न्याय और विशेष न्याय का वर्गीकरण किया गया और विशेष न्याय के अंतर्गत इन्होंने वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय को बतलाने का प्रयास किया। बट प्लेटो और अरस्तु के न्याय में एक बात में अंतर है कि अरस्तु के द्वारा न्याय का प्रयोग कानूनी अर्थ में किया जाता है, लेकिन प्लेटो के द्वारा न्याय का प्रयोग नैतिक अर्थ में किया जाता है। क्योंकि प्लेटो जहाँ दार्शनिक राजा के शासन का समर्थक है, वहीं पर अरस्तु के द्वारा कानून के शासन के बात को प्रतिपादित किया गया था। चलिए, यह बात तो यहाँ खत्म हुआ प्राचीन यूनान का, लेकिन सवाल हम लोगों को मध्यकाल से भी आता है कि मध्यकालीन राजनीति विज्ञान, जिसको डार्क एज ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है, कि यह अंधेरा युग था। राजनीति विज्ञान का यह एक अंधेरा युग था, ऐसा बतलाया गया। क्योंकि ईसाई धर्म का प्रभाव राज्य के ऊपर अधिक हो गया, तो साफ साफ स्वतंत्रता समानता के साथ साथ न्याय की अवधारणा का भी जन्म नहीं हो पाया था। लेकिन संत अगस्टाइन के द्वारा एक कथन कहा गया, जिसे समझना बेहद आवश्यक बन जाता है। संत अगस्टाइन के द्वारा कहा गया कि जिस राज्य में न्याय नहीं पाया जाता, वह राज्य डाकुओं का झुंड बन जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि न्याय किस राज्य में पाया जाता है, तो संत अगस्टाइन ने कहा कि न्याय की स्थापना केवल उन्हीं राज्यों में होती है जहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचलन होता है। माने अपने न्याय के सिद्धांत के अवधारणा के अंतर्गत ईसाईयत धर्म का तार्किकीकरण करने का प्रयास किया। एक प्रकार से इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया कि ईसाई धर्म का अनुपालन करना ही न्याय की स्थापना का आधार हो जाएगा। तो यह बात मध्यकाल में रहा। अब इसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में अनेक प्रकार से अलग अलग चिंतकों के द्वारा, उदारवादियों के द्वारा, समाजवादियों के द्वारा, अराजकतावादियों के द्वारा, मार्क्सवादियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के न्याय को परिभाषित एवं वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता है। इनके अवधारणा इस संदर्भ में क्या है, हम लोगों को यह बात समझना है कि आखिर इनके द्वारा न्याय की क्या परिभाषा दिया गया। तो आप समझिए कि आखिर न्याय क्या है। न्याय के संदर्भ में सबसे पहली बात आता है कि यह जस्टिस का हिंदी रूपांतरण है और यह लैटिन भाषा के जस शब्द से बनता है। आपको आएगा कि
जस्टिस क्या होता है? तो जस्टिस न्याय जस्टिस का रूपांतरण है हिंदी में। और यह किस भाषा से बना? तो यह लैटिन भाषा के जस शब्द से बनता है, जिसका अर्थ जोड़ना या बांधना होता है। एक का दूसरे व्यक्ति के साथ, समाज के साथ स्वतंत्रता का समानता के साथ बंधना ही न्याय है। न्याय का मूल स्वरूप सामाजिक होता है, क्योंकि यह संपूर्ण समाज के ऊपर लागू होता है। क्योंकि इसका सरोकार एवं प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। इसलिए वन पॉइंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन के न्याय का स्वरूप क्या है। आपको लगाना है कि न्याय का स्वरूप सामाजिक है। क्योंकि यह वास्तव में संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है। लेकिन अवधारणा में न्याय की अन्य संकल्पनाएं भी निहित हैं। वर्तमान में कहा जाए तो न्याय का प्रयोग कानूनी अर्थ में किया जाता है, क्योंकि संविधान, कानून, न्यायालय न्याय के मुख्य स्रोत पाए जाते हैं। इसलिए हमको आएगा कि स्वरूप कैसा है, तो सामाजिक होगा। वर्तमान में इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो आपको बताना है कि कानूनी अर्थ में संविधान के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, कानून के द्वारा न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। न्याय की अवधारणा देश, काल, परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील रही। यह देश, काल, परिस्थिति के एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील रही। प्राचीन यूनान में न्याय की संकल्पना का विकास इस रूप में देखा जाता है। यूनान में आपको आएगा कि यूनान में न्याय की अवधारणा का विकास कैसे हुआ और यह कथन किसका है, तो आपको यह बात याद रखना है कि सत्य बोलना एवं ऋण को चुकाना न्याय कहलाता है। यह बात किसने कहा था? सोफिस्ट चिंतक सोफिस्ट चिंतक सेफालस के द्वारा यह बात कहा गया। पोलेमार्कस के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित व्यवहार करना ही न्याय है। अर्थात मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता का बर्ताव न्याय कहलाता है। बट न्याय के उपरोक्त दोनों धारणाएं यह तर्क संगत नहीं है। अनेक चिंतकों के द्वारा इसकी आलोचना की जाती है। अगला आता है थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस न्याय की क्रांतिकारी व्याख्या करता है और इनका कहना है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। नोट कर लेना है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। कैलीक्लीज के द्वारा क्या कहा गया? न्याय दुर्बल की आवश्यकता है। कमजोर आदमी के लिए न्याय आवश्यक होता है। ग्लाकर ने कहा कि न्याय समझौते की वस्तु है या न्याय भय की संतान है। ना ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट, ना यह एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इन सारी बातों को आपको याद कर लेना चाहिए कि इनके द्वारा क्या बात कहा गया। ग्लाकन के द्वारा क्या बात कहा गया। मनु के द्वारा न्याय के आधारशिला सत्यता एवं निष्पक्षता के रूप में रखा गया था। भारतीय चिंतकों में मनु ने न्याय के आधारशिला सत्यता और निष्पक्षता के रूप में देखा। कौटिल्य ने कहा न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन और उसके उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले तत्वों को दंडित करना है। कहा कि यह दंड देने का काम करता है।
अब आपने पढ़ लिया है कि प्लेटो के द्वारा न्याय को क्या बोला गया। कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पर, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पर निश्चित कर्तव्य का निश्चित स्थान पर निश्चित कर्तव्य का पालन करता है, निश्चित कर्तव्य का पालन करता है, पालन करता है तो वह न्याय कहलाता है। अर्थात न्याय के स्थापना में इनके द्वारा कार्य विशेषीकरण एवं हस्तक्षेपवाद को प्राथमिकता के रूप में, तत्व के रूप में निर्धारित कर लिया गया। न्याय को सद्गुण के अभिव्यक्ति के रूप में बतलाने का काम किया अरस्तु ने, और कालांतर में मध्यकाल में संत अगस्टाइन के द्वारा कहा गया कि जिस राज्य में न्याय नहीं होता वह राज्य डाकुओं का झुंड बन जाता है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। आपको याद कर लेना है कि संत अगस्टाइन के द्वारा कहा गया कि जिस राज्य में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं के झुंड के समान है। एक्विनास के द्वारा कहा गया कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने के निश्चित सनातन इच्छा का परिणाम होता है। हाब्स के द्वारा कहा गया कि राज सत्ता की इच्छा न्याय का आधार होता है। ला क्रूसो कांट ग्रोसियस ने व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों में समन्वय और सामंजस्य को ही न्याय का आधार बनाया। स्पेंसर के द्वारा न्याय को शक्तिशाली व्यक्ति के अस्तित्व का आधार माना और शक्तिहीन की सहायता का साधन कहा। फिक्टे के द्वारा कहा गया कि न्याय नैतिकता एवं तर्क के बीच में, फिक्टे ने कहा कि न्याय नैतिकता एवं तर्क के बीच में संतुलन की स्थापना करता है। सामंड के द्वारा कहा गया कि न्याय का अर्थ प्रत्येक को उसका अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, उसका अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, यह न्याय कहलाता है। आपको आएगा। बारकर के अनुसार न्याय का अर्थ है राज्य का लक्ष्य उन बाह्य परिस्थितियों या अवसर को जुटाना जिसके बिना किसी भी नागरिक की भावनाओं का, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है, बारकर के द्वारा बतलाया गया। न्याय की संकल्पना का विकास प्राचीन यूनान में प्लेटो एवं अरस्तु से पूर्व प्रचलन में रहा, क्योंकि मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ मनुष्य के द्वारा न्याय और अन्याय के ऊपर विचार किया जाना, न्याय एवं अन्याय के ऊपर विचार किया जाना प्रारंभ कर दिया गया था कि क्या न्याय होता है और क्या अन्याय होता है। सेफालस का न्याय था, कांट का न्याय था, जॉन रॉल्स का भी न्याय था, और सोफिस्ट चिंतकों के द्वारा न्याय को परिभाषित किया गया था। सबसे पहले प्राचीन यूनान में आपने यह बात समझ लिया। रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय का सिद्धांत तार्किक व्यक्तियों के द्वारा किया गया। रॉल्स के द्वारा प्रतिपादित न्याय का सिद्धांत
ये राल्स के द्वारा प्रतिपादित न्याय का सिद्धांत तार्किक व्यक्तियों के द्वारा किया गया समझौता है। यह समझौता व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित नहीं है, क्योंकि कांट से प्रभावित होकर राल्स ने स्वीकार किया कि व्यक्ति नैतिक भी है। राल्स का मानना है कि समझौते के दौरान व्यक्ति उन शर्तों को स्वीकार करता है जो उसके लिए सर्वाधिक सुरक्षित और उपयुक्त होता है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जॉन राल्स का न्याय एक प्रकार से तार्किक चयन का परिणाम है। राज्य के द्वारा न्याय की संकल्पना उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य के पृष्ठभूमि में देखा गया। राल्स ने न्याय के व्याख्या में कांट से प्रभावित होकर अपनी बात को किया, परंतु उनका उद्देश्य न्यूनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ की भी प्राप्ति हो। यहाँ अधिकतम लाभ का आशय प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन से है, जिसमें भरण पोषण एवं अन्य प्रावधान किया जाना चाहिए। देखिए, यह बात तो रहा न्याय के संदर्भ में। आपको यह बात भी मालूम है कि न्याय के संकल्पना को अगर देखा जाता है तो इसमें राजनीतिक न्याय आता है, सामाजिक न्याय आता है, इसमें आर्थिक न्याय भी आता है, इसमें नैतिक न्याय भी आता है। और राजनीतिक न्याय की संकल्पना अगर उदारवाद से है तो आर्थिक न्याय की संकल्पना मार्क्सवाद के साथ संबद्ध है। और मार्क्सवादियों में एंजल्स के द्वारा आर्थिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। एंजल्स ने इस बात को कहा कि जब तक समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना न होगी तब तक एक वर्गीय समाज का निर्माण बना रहेगा, और जब तक वर्गीय समाज का निर्माण बना रहेगा तब तक समानता मूलक समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। न्याय की संकल्पना को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए कानून और दंड भी आता है। इसलिए आधुनिक अर्थ में न्याय का प्रयोग कानूनी रूप में ही किया जाता है। कानून का निर्माण किसने किया है? कानून का निर्माण और राज्य के द्वारा किया गया, क्योंकि राज्य के पास ही संप्रभुता की शक्ति होती है। कानून का निर्माण किसने किया? राज्य ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य एक बाध्यकारी और दंडकारी सत्ता का प्रयोग करता है और कानून के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करता है। नियम एवं आचार संहिता के रूप में कानून का प्रचलन किसी न किसी रूप में प्राचीन काल में ही प्रचलित रहा। समाज के कल्याण और उसके विकास के लिए ऐसे नियमों का निर्माण किया गया। ऐसा नियम जो राज्य के द्वारा निर्मित किया जाता है और राज्य ही जिसको लागू करता है वह कानून कहलाता है। ऑस्टिन के द्वारा इसी आधार पर कहा गया कि कानून संप्रभु के आज्ञा है। बतलाया गया कि कानून क्या है? संप्रभु के आज्ञा है। यह बात कहा है किसने? आपको बार बार पूछा गया कि कानून संप्रभु के आज्ञा है, यह कथन किसका होगा? तो आपको लगाना है कि यह कथन ऑस्टिन का है, और ऑस्टिन के द्वारा इस बात को कहा गया कि कानून संप्रभु के आज्ञा होता है। अब हम लोगों को मैकाइवर के द्वारा क्या कहा? मैकाइवर के द्वारा सेवाधर्मी राज्य का समर्थन किया गया है। मैकाइवर के द्वारा सेवाधर्मी राज्य का समर्थन किया गया और कहा कि राज्य कानून का पिता और पुत्र दोनों है। यह बात भी आपको याद करना है कि राज्य कानून का
आ पिता और पुत्र दोनों। ग्रोशियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता कहा जाता है। कानून के सामान्यतः निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। पहला है, नागरिक समाज के अंतर्गत ही कानून का निर्माण किया जाता है। दूसरा है, संप्रभु राज्य कानून को दंडकारी स्वरूप प्रदान करता है। ये हमको यह बात आता है कि किसको कानून कहते हैं, क्योंकि बिना किन्हीं तत्वों के आने के परिणाम स्वरूप कोई भी नियम कानून का स्वरूप धारण नहीं कर पाता, जिसको कानून का तत्व कहते हैं। अर्थात नागरिक समाज के अंतर्गत ही कानून का निर्माण किया जाएगा। अगर नागरिक समाज नहीं है तो वहाँ कानून का कोई सवाल पैदा नहीं होता। संप्रभु राज्य ही कानून को दंडकारी बनाता है कि अगर राज्य के पास संप्रभुता नहीं है, वह संप्रभु विहीन है, तब उसके ऊपर कोई अन्य कानून का लागू हो जाना यह इस बात को प्रमाणित करता है कि उस राज्य का कानून उस राज्य के द्वारा दंडकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अव्यवस्था एवं अराजकता का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसमें कहा गया कि संप्रभु राज्य कानून को दंडकारी स्वरूप प्रदान करता है। संपूर्ण समाज के विकास के लिए यह आवश्यक है कि कानून का पालन किया जाए। राज्य के द्वारा निर्मित कानून का पालन सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि कानून का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है भी और दंड का प्रावधान होना भी चाहिए। कानून के विश्लेषण के अंतर्गत कई प्रकार के कानून देखे जाते हैं। आप जानते हैं कि ना कोई एक कानून न होकर ना कई प्रकार का कानून देखा गया। आज जब सामाजिक समझौता का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, तब उसमें एक बात देखा था प्राकृतिक कानून का, जिसका प्रयोग किसी न किसी रूप में हाब्स के द्वारा, लॉक और रूसो के द्वारा अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादन में किया गया था। और राष्ट्रीय कानून होता है जो राष्ट्र के भीतर लागू होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का संबंध अंतर्राष्ट्रीय या प्रत्येक संप्रभु राज्य के संबंध में लागू होता है कि एक संप्रभु राज्य दूसरे संप्रभु राज्य के साथ किन नियमों और कानूनों के अंतर्गत विदेश नीति का निर्धारण एवं संचालन करेगा, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता ग्रोशियस को कहा जाता है। व्यक्तिगत कानून होता है और सार्वजनिक कानून भी होता है। संवैधानिक कानून है और सामान्य कानून है। इसके अलावा एक प्रशासनिक कानून भी होता है। हमको अगर यह बात आता है कि प्रशासनिक कानून का प्रचलन कहाँ है, तो आपको बताना है कि फ्रांस में प्रशासनिक कानून का तात्पर्य है कि ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के लिए वह कानून प्रभावशील होता है। माने इस कानून का प्रभाव जब केवल नौकरशाही पर पड़ता है, उसी कानून के द्वारा नौकरशाही के ऊपर नियंत्रण और शासन किया जाता है, तब वह प्रशासनिक कानून कहलाता है। संसार में फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रशासनिक कानून को लागू किया गया। कानून के निम्नलिखित स्रोत रहे। कानून के कई स्रोत रहे और वर्तमान संदर्भ में उन्हें कानून के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया गया है। पहला आता है रीति रिवाज। आप जानते हैं कि कानून का पहला स्रोत क्या बनता है? रीति रिवाज होता है। भले ही राज्य के द्वारा संसद के द्वारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा मान्यता प्रदान करके किसी नियम को कानून का
ढांचा प्रदान किया जाता है, स्वरूप प्रदान किया जाता है। बट वह कानून का जन्म कहाँ से हुआ? तो वह कानून का जन्म रीति रिवाज या परंपराओं से होता है। अगर इसको देखा जाए कि संसार के किस देश में यह स्रोत सर्वाधिक प्रभावशील पाया गया, तो यह ब्रिटेन है। और ब्रिटेन में यह सर्वाधिक प्रभावशील स्रोत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर रीति रिवाज और परंपराएं ही कालांतर में कानून का स्वरूप धारण कर लेते हैं। इसलिए हमको आया तो बताना है कि इसका सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटेन पर है, क्योंकि वहाँ का संविधान अलिखित या रीति रिवाज और परंपरा को कानून के रूप में वहाँ पर मान्यता प्रदान कर दिया गया है। उदाहरण के रूप में रोम का 12 टेबल या 12 संहिता ब्रिटेन के साथ साथ रोमन 12 टेबल्स का भी प्रयोग होता है। भारत में स्मृतियाँ हैं, ब्रिटेन में कॉमन लॉ है। ब्रिटेन में कॉमन लॉ कानून के स्रोत बने हैं। रीति रिवाज एवं परंपरा के पीछे सामाजिक मान्यता और नैतिकता की शक्ति पाई जाती है। प्रारंभिक काल में इन्हीं के द्वारा सामाजिक जीवन का सुचारू रूप से संचालन किया जाता था। मैकाइवर का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य कानून के विशाल ग्रंथ में केवल कुछ नए वाक्य लिखता है, बाकी एकाध पुराना वाक्य कार देता है। इस ग्रंथ के अधिकांश भाग की रचना में राज्य की भूमिका नहीं है, परंतु राज्य इसके द्वारा मर्यादित अवश्य होता है। इसके द्वारा मर्यादित अवश्य होता है। यह बात मैकाइवर के द्वारा कहा गया। मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी कानून निर्मित होता है राज्य के द्वारा तो एकाध वाक्य के रूप में आता है, या कुछ जो प्रासंगिक नहीं रह जाते हैं उनको काट दिया जाता है। बाकी सारा कानून न वह रीति रिवाज के स्रोत के रूप में ही और रूपांतरित हो जाता है। यह बात मैकाइवर परंपराएं राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त करने पर कानून का स्वरूप मान्यता प्राप्त करने पर कानून का स्वरूप धारण कर लेते हैं। मान्यता को प्राप्त करने पर कानून का स्वरूप धारण कर लेते। परंपराओं का वही महत्व होता है जो विधायिका के द्वारा निर्मित कानून का। जनमत के भय से राज्य के पास यह साहस नहीं होता है कि वह परंपराओं को पूर्णतया अस्वीकार कर सके। यही कारण है कि जब राज्य के द्वारा परंपराओं को पूर्णतः खत्म करने का प्रयत्न किया जाता है, तब समाज के एक भाग का भारी विरोध झेलना पड़ता है। धर्म भी कानून का एक स्रोत है। भारत में प्रारंभिक काल में मनुस्मृति को कानून के स्रोत के रूप में देखा गया था। मनुस्मृति को कानून के स्रोत में देखा गया। मुस्लिम लॉ एवं हिंदू लॉ कानून के रूप में आज भी कुछ न कुछ लागू हैं भारत में। भारतीय संविधान के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, परंतु धर्म विशेष के मान्यता को अस्वीकार भी नहीं किया गया है। अस्वीकार भी यहाँ पर नहीं किया गया है। न्यायिक निर्णय को भी क्या माना जाता है? न्यायिक निर्णय को भी कानून का स्रोत कहते हैं, क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर
न अनेक प्रकार के ऐसे निर्णय दे दिए जाते हैं कि जो स्थायी रूप में कानून का आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए यह कहना उपयुक्त है कि न्यायपालिका का निर्णय भी किसी न किसी रूप में कानून के स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगर देखा जाए तो न्यायिक निर्णय कानून का स्रोत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का निर्णय मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इसलिए मूल ढांचे का सिद्धांत कैसे आया, तो आप क्या बताएंगे? न्यायिक निर्णय के द्वारा इसका विकास होता है। टीका एवं टिप्पणी यह भी कानून का एक स्रोत माना जाता है, क्योंकि व्याख्यान के दौरान कानून के अनेक विशेषज्ञों टिप्पणीकारों के द्वारा जब टिप्पणियाँ की जाती हैं तो अनेक बार उसको कानून के रूप में मान्यता के रूप में राज्य के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। इसलिए यह विद्वानों की टिप्पणियाँ कानून विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ भी कानून का स्रोत होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टिप्पणी के आधार पर अनुच्छेद 17 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 का निर्माण किया गया। छुआछूत संबंधी कानून को और अधिक कठोर बना दिया गया, क्योंकि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बनाया गया था। 1976 में इसका नाम बदल दिया जाता है और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में इसको मान्यता दे दिया गया। देखिए, इसके अलावा कानून के स्रोत में औचित्य आता है। इसको भी कानून के स्रोत के रूप में मान्यता है, क्योंकि न्यायालय निर्णय के दौरान इस बात का परीक्षण करता है कि वर्तमान में इसका औचित्य एवं उपयोगिता कितनी अधिक है, तब यह कानून का स्वरूप धारण कर पाता है। इन सब स्रोतों के साथ साथ अगर बात किया जाता है कि कानून का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है और प्रभावशील स्रोत क्या है, तो सरकार का एक अंग है जिसको विधायिका कहते हैं। संसार के अनेक देशों में विधायिका के द्वारा ही सामान्यतः कानून का निर्माण किया जाता है। विधायिका किसी भी विधेयक को जब पारित कर देती है तब वह कानून का स्वरूप उस वक्त हासिल कर लेता है जबकि उसके ऊपर राष्ट्राध्यक्ष का हस्ताक्षर हो जाता है। इसलिए यह कहना सही है कि विधायिका कानून का सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में देखा जाता है। अधिकांश कानून का निर्माण विधायिका के द्वारा होता है, परंतु यह कहना उचित नहीं है कि विधायिका कानून निर्माण के क्षेत्र में निरंकुश है, क्योंकि विधायिका के द्वारा संघात्मक संविधान वाले देश में इसका परीक्षण किया जाता है कि यह निर्मित कानून क्या संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति और संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल है या इसके विरोध में है, और अगर अनुकूल नहीं होता तब उसको शून्य या अवैध घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त रहता है, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहते हैं। इसलिए आपको आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सामान्यतः किस प्रकार के संविधान वाले देश में पाया जाता है, तो आपको लगाना है संघात्मक संविधान वाले देश में यह न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है। और न्यायिक पुनरावलोकन का आशय होता है कि विधायिका के द्वारा निर्मित और कार्यपालिका के द्वारा क्रियान्वित विधियों की संवैधानिकता का परीक्षण करना
यह निर्मित कानून विधायिका का संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको शून्य घोषित करने का अधिकार ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। देखिए, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ पर विधायिका के द्वारा निर्मित कानून का न्यायिक पुनरावलोकन, हमको अगर यह बात पूछा गया कि कौन सा ऐसा देश है ना जहाँ पर विधायिका के द्वारा निर्मित कानून का न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका द्वारा किसी भी रूप में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां संसद सर्वाधिक शक्तिशाली है। माने संसद के द्वारा निर्मित कानून को न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं रखती। लेकिन अगर उच्च सदन की बात किया जाता है तो अमेरिका का उच्च सदन, जिसको सीनेट कहते हैं, यह सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। लेकिन पूरी संसद के रूप में अगर किसी को शक्तिशाली माना जाता है तो वह ब्रिटिश पार्लियामेंट है। भारत में संविधान को देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। भारत में संविधान को देश का सर्वोच्च कानून कहते हैं क्योंकि भारत में संविधान सर्वोच्च है और अंतिम शक्ति का निवास जनता में है। दो सवाल आपको पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च कौन है तो आपको बताना है कि भारत में सर्वोच्च होता है संविधान, लेकिन अंतिम शक्ति का निवास यहाँ पाया जाता है किसमें? अंतिम शक्ति का निवास पाया जाता है जनता में। एक अच्छा कानून किसको कहते हैं? एक अच्छा कानून किसे कहते हैं, इस पर राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा मंथन किया गया। बेंथम के द्वारा अच्छे कानून को निम्नलिखित विशेषताओं के साथ उपयुक्त माना। कहा कि कानून अच्छा वह है जो कि सरल हो, स्पष्ट हो, जो सरल हो और स्पष्ट हो, जिसका पालन जन साधारण के द्वारा आसानी से किया जा सके। क्योंकि कानून की जटिलता समाज के समक्ष कठिनाई उत्पन्न कर देती है। ना इस बात को लेकर भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि कौन सा कानून इम्प्लीमेंट करने के योग्य है और कौन सा कानून इम्प्लीमेंट करने के योग्य नहीं है। क्योंकि कानून की जटिलता समाज के समक्ष चुनौती लाता है। कानून की प्रकृति लचीली हो, जिसे आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन एवं परिवर्तन भी किया जा सके, यह बात भी इसके अंतर्गत एक अच्छे कानून के विशेषता के रूप में बतलाया गया। कानून का निर्माण करते समय ना कानून के निर्माता को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि यह कानून व्यावहारिक है अथवा नहीं है। अगर व्यावहारिक है तो वह उचित होता है, लेकिन अगर व्यावहारिक नहीं होता है तब वह अनुचित हो जाता है। इसलिए अच्छा कानून वही है जो कि व्यावहारिक हो। कानून को निष्पक्ष बनाना चाहिए, अर्थात वह भेदभाव रहित हो, सर्वव्यापक हो, भेदभाव मूलक न हो, वह व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और सार्वजनिक कल्याण के लिए लाभकारी हो। बेंथम के द्वारा यह भी कहा गया कि अच्छा कानून वह होता है जो व्यक्ति के मूलाधिकारों की रक्षा करता है। कोई भी कानून अच्छा कानून तब माना जाता है जबकि वह व्यक्ति के मूलाधिकार की भी अगर रक्षा करता है। बेंथम का संबंध चूँकि उपयोगितावाद से रहा, इसलिए बेंथम के द्वारा अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी कानून को उपयोगी तब माना जबकि वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पर आधारित हो। यह बात बेंथम के द्वारा कानून के संदर्भ में बतलाने का प्रयास किया गया। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने आज बात किया न्याय का और कानून का। न्याय और कानून की अवधारणा महत्वपूर्ण अवधारणा होती है।
ना, क्योंकि न्याय को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है और कानून को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए दंड आवश्यक हो जाता है। इसलिए कानून का और दंड में आपस में गहरा संबंध पाया जाता है, क्योंकि आपने यह बात पढ़ा है कि अगर कानून के पीछे संप्रभु शक्ति होती है तो वह कानून बाध्यकारी हो जाता है और बाध्यकारी कानून का आशय दंडकारी होता है। अर्थात अगर किसी के द्वारा असंप्रभु निर्मित कानून का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के पास यह अधिकार होता है कि वह उसे दंडित करे। परंतु यहाँ सवाल यह उठता है कि वह दंड कैसा होगा, दंड का स्वरूप कैसा हो, दंड का उद्देश्य कैसा हो और दंड का मानक क्या निर्धारित किया जाए। पाश्चात्य राजनीति विज्ञान और भारतीय राजनीति विज्ञान में इसके संदर्भ में क्या क्या बात कहा गया और समय और परिस्थिति के अनुसार दंड के कौन कौन से सिद्धांत प्रचलन में रहे, यह बात हम लोगों को देखना होगा, जिसको दंड का सिद्धांत कहते हैं। यह बात हम लोग अपने कल के क्लास में देखते हैं। आज की बात हम लोगों का यहीं तक है। अगली क्लास में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।